नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। NTA UGC नेट हिस्ट्री, UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 128 है। हमारे 127 प्रैक्टिस सेट अब तक अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है सबसे हार्ड है, मैं मानता हूं। अगर आपने 30 में से 15 सही कर दिए तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी है इतिहास की। दोस्तों, आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को नेट इतिहास, TGT PGT इतिहास के नोट्स लेने के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तैयारी करने के लिए जहां पर 4 टेस्ट होते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 87554753 पर संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर नोट्स दिए जाते हैं और मामूली शुल्क पर जो है ग्रुप में ज्वाइन कराया जाता है। 4 टेस्ट कराए जाते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पार। हमारा बायोडाटा देख सकते हैं, PhD इतिहास, 1 बार JRF और 4 बार नेट। मेरे नोट्स हैं दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन की मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे चैनल की। यूट्यूब ने प्रमाणिकता दे दी है हमको। और उसके पास में जो बेल आइकन है दोस्तों, उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगे तो, ईमानदारी से, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना। अपने दोस्तों से पूछना कि हमारी जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट है कैसा उनको लग रहा है, कितने वो सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा प्रैक्टिस सेट करने का बस एक ही नियम है कि आपको हर एक सवाल पर एक जवाब कमेंट करना होगा, उत्तर बताना होगा। 5 सेकंड आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आइए, पहला सवाल है, किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है? किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है? लेनिन, मार्क्स, स्टालिन या माओ ने? आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे हर एक सवाल में। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है, यह कहा था लेनिन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या भी लेके आए हैं दोस्तों। जिसकी हमें व्याख्या लाने की ज़रूरत होती है हम ज़रूर लाते हैं, जिसकी नहीं होती वो हम नहीं लाते। तो उसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेनिन ने अपनी व्याख्यात कृति इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म के अंतर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूंजीवाद की विस्तारवादी नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद का रूप धारण कर लेती है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय स्तर पर तो पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता ही है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद का जाल फैलाकर अल्प विकसित राष्ट्रों के शोषण को तत्पर होता है। दूसरा सवाल है, गांधी व महात्मा गांधी के विचार प्रभावित थे। जो महात्मा गांधी के जो विचार थे वो किन किन लोगों से प्रभावित थे? पहला ऑप्शन है थोरो की कृतियों से, दूसरा टॉलस्टॉय की कृतियों से, तीसरा रस्किन की कृतियों से, या ऑप्शन नंबर 4 इन सब की कृतियों से। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो महात्मा गांधी के विचार किन लोगों से प्रभावित थे? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अंटो दिस लास्ट को पढ़ा और वे इससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया। अमेरिकन अराजकतावादी लेखक हेनरी डेविड थोरी की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डाइसोबीडियंस ने उन पर पर्याप्त प्रभाव डाला। इससे उन्होंने सविनय अवज्ञा का सिद्धांत ग्रहण किया। रूसी लेखक टॉलस्टॉय की रचनाओं संक्षिप्त सुसमाचार, गोस्पेल इन ब्रीफ, क्या करें, व्हाट डू तथा स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने गांधी जी के अहिंसा संबंधी संदेहों का निराकरण कर दिया। बहुत ही शानदार दोस्तों ये सवाल था। तीसरा सवाल है, पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम सुझाया, यानी कि जो पाकिस्तान शब्द है उसका जो सर्वप्रथम विचार जो किसके दिमाग में आया? पहला ऑप्शन M.A. जिन्ना, शौकत अली, सर सैयद अहमद खान या मोहम्मद इकबाल।
तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है मोहम्मद इकबाल के दिमाग में, और उन्होंने ये सुझाया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान के विचार का जनक समझा जाता है। सन 1930 के लीग के इलाहाबाद के अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने घोषणा की थी कि मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत के मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य एक पूर्ण उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का निर्माण प्रतीत होता है। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? पहला ऑप्शन नवाब सलीमुल्लाह, दूसरा नवाब हबीबुल्लाह, तीसरा आगा खां या चौथा सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? दोस्तों आपको सही पता होगी 1906 में दिसंबर 1926 ढाका में मुस्लिम लीग की गठन हुआ था। 1908 में इसके अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगा खां जो थे 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष थे। पांचवा सवाल है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में संतुष्टि नहीं की गई थी, यानी कि किसका जो है इन चारों में से कौन सा चीज़ को नहीं लिया गया था? पहला ऑप्शन भारत के लिए अधिराज्य परिस्थिति की, दूसरा संयुक्त निर्वाचक क्षेत्र की, तीसरा संघीय व्यवस्था की या चौथा मौलिक अधिकारों की मान्यता की। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है, तो उसमें क्या नहीं किया गया था? तो फ्रेंड्स सही आंसर है नेहरू रिपोर्ट में संघीय व्यवस्था की संतुष्टि नहीं की गई थी, और सब थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट में इन सभी की संतुष्टि की गई थी, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अंतिम उद्देश्य के रूप में नहीं वरन प्रवृत्ति कदम के रूप में भारत की स्वशासित उपनिवेश की स्थिति मिलनी चाहिए। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना हो, संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों, स्त्रियों, हरिजनों व श्रमिकों के हितों की रक्षा हो, पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया जाए, किंतु अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर प्रांत में सुरक्षित स्थान दिए जाएं। छठा सवाल है, उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। पहला ऑप्शन है गलियाय, बुर्जहोम, पिराक या इनाम गांव। इनाम गांव आप सभी जानते होंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है, दायमाबाद और इमाम गांव। उस स्थल की पहचान करनी है आपको जहां पर घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। इसकी डेट भी दे रखी है 1700 से 1700 ईस्वी पूर्व में, और सभी जगह जो प्रमाण मिलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ भुर्ज वृक्ष का स्थान होता है। बर्च भोज वृक्षों के स्थल को डी टेरा एवं पीटरसन ने 1953 में खोजा था। यहाँ से गड्ढाघर मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। गडासा हार्वेस्टर का साक्ष्य बुर्जहोम से मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र मिला है जो कोटदीजी के प्राक हड़प्पा चरण में लोकप्रिय था। यहाँ से घोड़े का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से सुमृत है, यानी कि कौन सा वो सुमृत नहीं है। पहला ऑप्शन है R.S. शर्मा, उनके सामने जो कृति है अर्बन डिके इन इंडिया। दूसरा जोना विलियम्स, इनकी कृति द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंस। तीसरी है A.L. बासम, द बंडर दैट वाज इंडिया, बहुत फेमस है ये, ठीक है। और चौथी है रोमिला थापर, मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा सही सुमृत नहीं है वो आपको बताना है।
तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमिल थापर की जो पुस्तक ये नहीं है और बाकी सब ठीक है। 8वां सवाल, संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पर रखा गया। शेल्डन पोलाक के अनुसार यह सांस्कृतिक नवाचार क्या था? पहला ऑप्शन, भारी बख्तर युक्त सेना, पार्थियन शॉट, शराब, मांस, सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग या राजनीतिक प्रयोजन हेतु संस्कृत का प्रयोग। बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों। तो फ्रेंड्स शेल्डन गोल्डन के अनुसार जो सांस्कृतिक नवाचार था वो था ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक प्रयोजन हेतु संस्कृत का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीथिनियों को ही भारत में शक कहा गया। चीनी लेखकों ने इसको सही या सही बांग कहा है। यूनानियों के पश्चात भारत पर शकों का हमला हुआ। सर्वाधिक विख्यात एवं शक्तिशाली शक नरेश रुद्रदामन था। उसका गिरनार या जूनागढ़ लेख चंपू शैली एवं विशुद्ध गद्यात्मक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पहला लेख है संस्कृत का वो। शेल्डन पोलाक के अनुसार राजनीतिक प्रयोजन हेतु संस्कृत का प्रयोग संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पर रखा गया। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि पूर्व गुप्तकालीन दक्षिणापथ के शासक और उनके राज्य। जैसे पहला है दमन, उनके सामने है एरंडपल्ल। दूसरा हस्तिवर्मन, बेंगी, मंटराज, पालक, नीलराज, अवमुक्त। इनमें से दोस्तों कौन सा आपको लगता है कि सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंटराज जो था वो पालक का नहीं था और बाकी सब ठीक है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। उसने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। पराजित राजाओं में अच्युत, नागसेन, गणपति नाग प्रमुख थे। उसने दक्षिणापथ के 12 शासकों को भी पराजित किया था जो निम्न हैं: कौशल, महाकांतर, कोराल, पिष्टपुर, एरंडपल्ल, कांची, अवमुक्त, बेंगी, पालक, देवराष्ट्र एवं कुष्ठलपुर। उसका दक्षिण अभियान कांची तक पहुंच गया था। उसके नाम और क्षेत्रों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रश्न में मंटराज सुमेलित नहीं है। मंटराज कौशल का शासक था। 10वां सवाल आपके सामने, किसने आय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा है? वाक्य ये है, मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। तो ये किसके लिए कहा है? ये किसने कहा है? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर ने? तो फ्रेंड्स यह जो शब्द कहे हैं यह कहे हैं अकबर ने कहे हैं। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। अकबर बाल्यावस्था से ही अपने अजीज के संरक्षण में ही कार्य किया हुआ था। अपने जन्म के प्रारंभिक 3 वर्ष अस्करी के संरक्षण में रहा। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर 1556 ईस्वी में हुआ। इसे अकबर ने अपना वकील या वजीर नियुक्त किया और खाना की उपाधि प्रदान की। अकबर की प्रारंभिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बैरम खां का सबसे बड़ा हाथ था, जो फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था। इसकी मृत्यु के पश्चात अकबर महम अनगा यानी कि दाहिमा के संरक्षण में आ गया और यह जो काल था इसका यह पेटीकोट शासन, ठीक है, के नाम से जाना जाता है।
इतिहास में। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वह अपने अजीज से जीवन पर्यंत जुड़ा रहा, वह समय समय पर सेवा प्रदान प्राप्त करता रहा। हमारा 11वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित सदस्य नहीं था? पहला ऑप्शन डेनिस डिडेरो, दूसरा रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फुरिये या लुईस विलां। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का सही आंसर है डेनिस डिडेरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांस के मशहूर दार्शनिक डेनिस डिडेरो 18वीं सदी के कला विशेषज्ञ व लेखक भी रहे हैं। 1746 में डिडेरो ने अपना प्रथम लेख फिलोसॉफिकल थॉट प्रकाशित किया, जो कि एक पुस्तक के रूप में था। इसमें उन्होंने चर्च का आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया है। शेष सभी 19वीं सदी के मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित थे। 12वां सवाल, किसने 100 करोड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? पहला ऑप्शन बेदिरे रामचंद्र रेड्डी, दूसरा कोंडा वेंकटरमन रेड्डी, तीसरा पिंगली वेंकटराम रेड्डी या चौथा नुकला रामचंद्र रेड्डी। तो फ्रेंड्स, विनोबा भावे को जब उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था तो उनको 100 एकड़ भूमि दी थी 1951 में। तो उनका जो नाम था, ठीक है, उनका नाम था बेदिरे रामचंद्र रेड्डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव से बेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि को विनोबा भावे को दान में दी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने भूदान आंदोलन आरंभ किया, जो स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। 20वीं सदी के 5वें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। 13वां सवाल है, गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? पहला ऑप्शन चार्ल्स ब्रेडला, दूसरा जॉन रस्किन, तीसरा डेविड थोरू, चौथा लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया था? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है चार्ल्स ब्रेडला। थोरू को प्रभावित किया था, पहला जो सवाल था हमारा, दूसरा यही था कि किस किस को प्रभावित किया था, डेविड थोरू, रस्किन और टॉलस्टॉय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाले कटु व्यवहार का अनुभव किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। उन्होंने भगवत गीता, रस्किन, डेविड थोरो, लियो टॉलस्टॉय के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त की। श्रीमद् भागवत गीता की तो उन्होंने टीका भी की। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला तथा 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1909 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की व्याख्या की। 14वां सवाल है हमारा, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मुख्य विवाद निम्न जोर देने के कारण था।
जो उनके मध्य जो जो विवाद था वो किस कारण था? पहला ऑप्शन अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, पवित्र जीवन और सत्य। तो फ्रेंड्स सही आंसर है अनुशासन और कठोर जीवन दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मुख्य बीच का कारण था। व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म की दो मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नग्न रहते थे और श्वेतांबर संघ में साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसी मुख्य भिन्नता के कारण यह दो संघ बना। महावीर भगवान के पश्चात जैन स्थिवरों की परंपरा से पता लगता है कि आचार्य भद्रबाहु के समय तक दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में विशेष महत्व नहीं था, लेकिन बाद में मतभेद बढ़ता चला गया। इसका मुख्य कारण दिगंबरों का रूढ़िवादी विचार था, जिसमें उनके अनुशासन और कठोर जीवन को श्वेतांबर मानने को तैयार नहीं थे। मतभेद के मुख्य कारण इस प्रकार थे। दिगंबर स्त्री मुक्त का निषेध करते हैं। श्वेतांबर परंपरा के 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को मल्ली कुमारी के रूप में स्वीकार किया गया। दिगंबर संप्रदाय में सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी हो जाने पर कबलाहार नहीं करते थे। हमारा 15वां सवाल, एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? पहला ऑप्शन है राम सिंह फर्स्ट, राजा बिशन सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह। तो फ्रेंड्स 15वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा राजा जयसिंह। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह को एक शाही फरमान द्वारा अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? पहला ऑप्शन डाबरकोट, सोतका कोह, सुतका गोंडेर या सुरतगोई। दोस्तों कूट आपके सामने ये रहे। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो आइए देखते हैं। बलूचिस्तान में जो है डाबरकोट है, सोतका को है और सुतका गोंडेर है। ठीक है, सुरतगोई नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की प्रथम सभ्यता को सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब तक सिंधु सभ्यता के अवशेष उत्तरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, पश्चिमी व पूर्वी पंजाब, कश्मीर, सिंधु, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात व महाराष्ट्र में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष बलूचिस्तान में मिले हैं, जिनमें डाबरकोट, सोतका कोह और सुतका गोंडेर है। डाबरकोट दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इस स्थल की खोज आरएल स्टाइन ने 1927-28 में की थी। सोतका कोह दक्षिणी बलूचिस्तान में सादी कौर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1962 में जॉर्ज डेल्स ने की थी। सुतका गोंडेर दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। इस नगर की खोज 1927 में ऑरल स्टाइन ने की थी। हमारा 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? प्राचीन नगर और उसकी स्थिति वर्तमान। पहला है पुष्प कलावती, उनके सामने है चरसद्दा। दूसरा साकल, सियालकोट, ताम्रलिप्ति, तामलुक और विजयपुरी और धरणीकोट। इन चारों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, आपको पता लगाना है।
तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है और बाकी सब ठीक है। धरणी कोट। ठीक है, 18वां सवाल देखते हैं अब। लेखक और पुस्तक का शीर्षक। लेखक में दंडिन, भास, हेमाद्रि और भभूति। पुस्तक का शीर्षक है प्रतिमा नाटक, चतुर्वर्ग चिंतामणि, 10 कुमार चरित्र और उत्तर रामचरित मानस। इनके कूट ये नीचे आपको पता लगाना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। पहले है लेखक दंडिन। दंडिन की जो कृति है वो है 10 कुमार चरित्र। ठीक है, और भास की जो कृति है वो है प्रतिमा नाटक। ठीक है, हेमाद्रि की है चतुर्वर्ग चिंतामणि और भभूति की और उत्तर रामचरित मानस। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। पहला देखते हैं, अकबर ने अपने साम्राज्य को बाहर प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित कर दिया था, उन्हें सूबा कहा जाता था। दूसरा, एक सूबा कई सरकारों में विभाजित होता था। तीसरा, एक सरकार को परगनों में विभाजित किया जाता था। चौथा, एक परगने को सिक में विभाजित किया जाता था। तो निम्नलिखित में से क्या जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। ये कौन सा जो वक्तव्य है वो सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक परगने को सिक में विभाजित किया जाता था। ये जो सही सम्मिलित नहीं है और बाकी सब ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अबुल फजल के अनुसार 10 वर्ष की राजस्व बंदोबस्त के बाद अकबर ने साम्राज्य को सूबों में विभाजित कर दिया। इनमें से प्रत्येक में एक राजधानी नगर बनाया गया था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार को पूर्ण परगना या महल में विभाजित किया गया था। इन परगनों में जिले या दस्तूर बनाए गए थे। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थे। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या दी है कहा जाता था। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, अतः जो कथन वो डी गलत है। 20वां सवाल आपके सामने है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया। नागपुर 1920, त्रिपुरा 1939, हरिपुरा 1938 या कराची 1931। इन चारों में से दोस्तों देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया था। आपको बताना है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया। CR दास ने इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार इत्यादि शामिल था। दोस्तों आप देखते हैं सवाल नंबर 21। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में आप देख रहे होंगे गोलपुरी यानी कि गोलमुरी ट्रिपलेट स्ट्राइक यानी हड़ताल, हड़ताल बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन मेनिन सूलर रेलवेज स्ट्राइक, असम बंगाल रेलवेज स्ट्राइक या अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक। आपके सामने सूची सेकंड है 1929, 30, 21 और 1918।
आपको कूट ये रहे नीचे, तो फ्रेंड्स ये देखते हैं। सबसे पहले है गोलमुरी टिन्ना प्लेट स्ट्राइक, ये हुई थी 1929 में। दूसरा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज स्ट्राइक 1930, असम बंगाल रेलवेज स्ट्राइक 1921, और आप इसको जानते हैं चौथे को, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक, यानी कि जो महात्मा गांधी गए थे वहाँ पर और 35% की जो बढ़ोतरी करवाई थी 1918 में वो हुआ था। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। आप देख सकते हैं, ठीक है। गोलपुरी 1929, 30, 21 और 18। 22वां सवाल है, किस संदर्भ में सर्वोच्चता पैरामाउंसी शब्द का उपयोग किया गया था? पहला ऑप्शन ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासती राजाओं के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए। दूसरा भारतीय रियासती राजाओं के संघ के स्वरूप का वर्णन करने के लिए। तीसरा ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नए विजयी क्षेत्र का वर्णन करने के लिए। या चौथा ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय रियासतों की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता प्रदान करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो पैरामाउंसी था, जो सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है, तो उसका ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासतों के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वोच्चता शब्द का उपयोग ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासतों राजाओं के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए किया गया है। 23वां सवाल आपके सामने है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन लॉर्ड बायरन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या लॉर्ड बेलेजली। तो फ्रेंड्स, 23वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। इसने क्या किया? पहली बार प्रेस नियम प्रतिपादित किया था इसने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम सभी समाचार पत्रों पर लॉर्ड बेलेजली ने सेंसर बैठा दिया तथा 1799 में समाचार पत्रों पर प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रशासक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व परीक्षण के लिए भेजना होता था। यानी कि जो अखबार निकलते हैं दोस्तों, पहला जो उसको अखबार था वो पहले सरकार को भेजा जाता था, ठीक है, सरकार के सचिव को, तब वह पास करता था और तब वह वो समाचार वो प्रकाशित होता था। अच्छा, 24वां सवाल देखते हैं। अब 24वां सवाल आपके सामने है, लेखक और सूची सेकंड में है पुस्तक। मार्क ब्लॉक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, J.H. रॉबिन्सन, एंटोनियो ग्राम्सी और जैक्स दरिदा। सेकंड में ऑफ ग्रामेटोलॉजी, द हिस्टोरियन क्राफ्ट, प्रिजन नोटबुक्स और द न्यू हिस्ट्री। आपके सामने ये रहे, ठीक है, कूट, तो फ्रेंड्स ये देखते हैं। पहले है मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक की जो कृति है वो है द हिस्टोरियन क्राफ्ट, ठीक है। दूसरे में है J.H. रॉबिन्सन, ये है द न्यू हिस्ट्री। एंटोनियो ग्राम्सी, इनकी पुस्तक है प्रिजन नोटबुक्स और जैक्स दरिदा की है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या। ठीक है, 25वां सवाल है, निम्नलिखित उद्धरण किसका है, यानी कि यह जो उद्धरण है किसने दिया था। उद्धरण ये है कि हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क, अरब हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ है। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र की कहानियाँ तथा शतरंज दिया है। यह किसके शब्द हैं? ठीक है, अबुल फजल, अमीर खुसरो, जहांगीर या दारा शिकोह। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। 26वां सवाल, रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था। पहला ऑप्शन मौलाना अब्दुल बारी ने, दूसरा मौलाना महमूद हसन ने, तीसरा उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने, चौथा मुजफ्फर अहमद और मोहम्मद अली ने। फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने। व्याख्या देख लेते हैं, रेशमी रुमाल षड्यंत्र को उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने संगठित किया था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था जो 1913 से 1920 के मध्य देवबंदी नेतृत्व द्वारा चला गया था, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी दिलाना था। 27वां सवाल है, खालसा दी सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है 1905 में, 1927 में, नहीं, पहला जो ऑप्शन है वो है 1605 में, दूसरा 1627 में, तीसरा 1699 में या चौथा 1707 में। खालसा दी प्योर सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना किसने की थी? स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 1699 ईस्वी में खालसा दी सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना की गई थी। व्याख्या, खालसा दी सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया। 28वां सवाल आपके सामने, उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था? एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, फ्रेडरिच एंजिल्स या एडमंड बर्क? उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेरेमी बेंथम। यह उपयुक्तवाद का मान्य अग्रणी नेता था। व्याख्या, उपयुक्तवाद के मान्य अग्रणी नेताओं में जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल प्रमुख हैं। 29वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एस आर सरतम, इनकी जो पुस्तक है मेरीटाइम इंडिया इन द 17th सेंचुरी। दूसरा ओम प्रकाश, इनकी जो पुस्तक है दी डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तीसरा के.एन. चौधरी, इंडियन मर्चेंट्स एंड यूरेशियन ट्रेड। चौथा है के.एस. मैथ्यू, पोर्तुगीज ट्रेड विद इंडिया इन द 16th सेंचुरी।
तो फ्रेंड्स इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस अर सरतनम मैरीटाइम इंडिया इन दी 17th सेंचुरी, ये सम्मिलित नहीं है और बाकी सब सम्मिलित हैं। और हमारा लास्ट सवाल है 2001 में कहाँ पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है भीमबेटका, दमदमा, हथनोरा या ओदे। तो फ्रेंड्स ये नया सवाल है, ठीक है। 2001 में कहाँ पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स इसमें जो है 2 सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हथनोरा में। परंतु दोस्तों एक सवाल ऐसा ही बनता है, उस सवाल को सही आंसर होता है ओदे, ठीक है। ये नेट आयोग में आया था तो उसने ओदे दिया था, परंतु ये भी जो सवाल है वो एग्ज़ाम में आ चुका है, उसमें 2001, ठीक है, तो उसमें था हथनोरा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नर्मदा घाटी में पूर्ण पाषाणकालीन औजारों के साथ मध्य पाषाणकालीन लुप्त जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी के हथनोरा ग्राम से मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों ये थी हमारे आज का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आपको कैसा लगा ईमानदारी से बताना, कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, कल मिलते हैं 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।